हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस करेंगे और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और अगर आपको क्वेश्चन दमदार लगे, उसकी व्याख्या दमदार लगे, तब आप सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप जा सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी मैदहा से, ऑप्शन बी दमदमा से, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी से। बताओ भैया इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर हम पहली बात कर लेते हैं मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ तो पहली बात तो यह है कि ये भारत में है नहीं, ये कहां पे है? बलूचिस्तान में है। कहां पे है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में है ये मेहरगढ़ से अगर बात करें तो क्या साक्ष्य मिला है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। क्या भैया? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है। अब जाहिर सी बात है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा तो यहीं से जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण भी मिले हैं। अस्थाई निवास की प्रवृत्ति जो है, अस्थाई जीवन के प्रमाण, अस्थाई जीवन के प्रमाण। अब देखिए, कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। बीपीएससी ने कई दफा पूछ भी रखा है और मेहरगढ़ सही भी है, लेकिन यूपीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछेगा ये, तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है वो लहुरा देव में मिला है। कहां पे? लहुरा देव, कुशीनगर, सॉरी संत कबीर नगर, लहुरा देव संत कबीर नगर। ठीक है, यहां से मिला है कृषि का पहला साक्ष्य। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है और अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों दिया है और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है तो आप हमेशा लहुरा देव को टिक करेंगे। तो ये कहानी थी आपकी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से। महदहा से क्या संबंध भैया? महदहा है, महदहा जो है यहां से हड्डी के बने उपकरण, हड्डी के बने उपकरण, हड्डी के बने उपकरण या आभूषण, आभूषण यहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। दमदमा की क्या कंडीशन भी? दमदमा कहां मिला? प्रतापगढ़, ये भी प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़। मैदहा भी प्रतापगढ़ में है, दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। यहां से क्या मिला भैया? एक ही कब्र से, दमदमा से एक ही कब्र से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। ठीक है दोस्त, और नर्मदा घाटी जो बच रही है यही आपका राइट आंसर है। नर्मदा घाटी से जो है मानव के पहले साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं किसी राज्य या जिले का आपसे पूछेगा, नर्मदा घाटी के जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, होशंगाबाद, होशंगाबाद हथनौरा में। कहां पे? हथनौरा में। तो ये आपका पहला प्रश्न था और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या भैया? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी लौह एज। इसको तो आयरन एज बोलते हैं, लौह युग बोलते हैं या आयरन एज बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। पूरा पाषाण काल क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक कहा जाता है। नवपाषाण को क्या कहा जाता है? नीपोलिथिक। क्या कहा जाता है? नीपोलिथिक कहा जाता है। और ताम्रपाषाण जो है मेरे दोस्त, इसको ही क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या हमको ध्यान देना नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा रावी नदी, ऑप्शन बी कालीबंगन घग्गर, ऑप्शन सी लोथल भोगवा, ऑप्शन डी रोपड़ सिंधु। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है आपको पता है कि ये रावी नदी किनारे की खोज हुई थी और किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा जो सभ्यता है यहां से चांदी की उपलब्धता मिली थी। क्या? चांदी की उपलब्धता, चांदी की उपलब्धता मिली थी। क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहां चांदी की उपलब्धता मिली थी। यहीं पे आपको एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ, समाधान। चलिए सर कालीबंगन की बात कर लेते हैं। कालीबंगन जो है
और अगर एक बात और, इसमें राखी गढ़ी जो भी हाल ही में स्थल खोजा गया है राखी गढ़ी, वो भी आपके घग्गर नदी पर ही है, ठीक है दोस्त। और इसकी खोज जो है वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन से अगर बात करें, यहां से क्या प्राप्त? जुता हुआ खेत, जो मुख्य है जुता हुआ, जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये यहीं से मिले हैं। लोथल, बात कर लेते हैं लोथल की। तो लोथल जो ये भोगवा नदी पर है, ठीक है। इसको हम लोथल को ही लघु हड़प्पा बोलते हैं, लघु हड़प्पा, या इसको हम लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं, मोहनजोदड़ो बोलते हैं, ठीक है, लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं। और इसकी खोज जो है, जो लोथल है, इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। किसने? एस.आर. राव ने की थी, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे गोदीबाड़ा और बंदरगाह लोथल से मिले हैं। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो रोपण सिंधु नदी से नहीं है। रोपण कहाँ से भैया? तो रोपण है सतलज नदी। क्या? सतलज नदी पर है, ठीक है। और बात करें सिंधु नदी पर क्या है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। और यही मोहनजोदड़ो से आपके बृहत आसनागार, मन के बनाने कारखाने, विशाल अन्नागार, नर्तकी व योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, ठीक है दोस्त। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया चौथा प्रश्न? बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, या भैया बोध गया में? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध को एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें क्या कहा है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। इनका अन्य नाम शाक्यमुनि है, तथागत भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। पूछा क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन पूछा है। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में, और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है दोस्त, 563 ईसा पूर्व हुआ था। बोध गया में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में जो है इनको महापरिनिर्वाण मिला था। कब? 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्त। और ये सारनाथ में जब ये बोध गया में ज्ञान इनको प्राप्त हो गया, तो यहां से आए और आकर के सारनाथ में जो है 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सारनाथ बोले तो इसी को हम ऋषिपत्तन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ऋषिपत्तन नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में स्थित है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 5वां नंबर। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी व देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। और जो मौर्य वंश है, ये मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश भी कहा जाता है इसको। सबसे पुराना राजवंश भी इसको कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जस्टिन ने सेड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? सेड्रोकोट्स कहा है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे बात कर लेते हैं अशोक को, तो अशोक को ही जो है देवनाम प्रियदर्शी का, और अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी। समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाते हुए मुद्रा ये लेके, इसका ये प्रमाण मिलता है कि इस बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था, ठीक है दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर। क्या भैया निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हमने ऐसे प्रश्नों को इसलिए लिया है मेरे दोस्त क्योंकि आप जो है जब ये इसमें से आपको कई प्रश्न मिल जाएगा, ऐसे एक एक प्रश्न मिलेंगे, कोई मतलब नहीं उसका है। तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी दीवाने अर्ज इल्तुतमिश। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए दीवाने बंदगान ये फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, और किसके लिए था? दीवाने बंदगान दासों की देख रेख के लिए था। किसके लिए? दासों की देख रेख के लिए था, ठीक है दोस्त।
दीवाने मुस्तखराज की बात कर लेते हैं। तो दीवाने मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बनाया था, और ये किस लिए था? तो ये था राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए था। दीवाने कोही की बात कर लें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक या दीवाने अमीर कोही इसको बोला जाता है। इसकी जो स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और ये किस लिए था? तो ये था कृषि विभाग के लिए। किस लिए था भैया? कृषि विभाग के लिए था। दीवाने अर्ज जो है ये इल्तुतमिश ने इसकी जो है स्थापना नहीं की थी। इल्तुतमिश ने तो एकता प्रथा चलाई थी। कौन सी प्रथा? एकता प्रथा ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। दीवाने अर्ज जो है इसकी स्थापना बलबन ने की थी। किसने? बलबन ने की थी। और दीवाने अर्ज जो है ये सैनिक विभाग से संबंधित था। किससे? सैनिक विभाग से संबंधित था। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। देखो भैया अगर हम कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार ये किसके नाम पर बना है? तो ये प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इनकी याद में बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, और इसको आरंभ तो ये ऐबक की बात करें तो इसने आरंभ कराया था, मतलब नींव रखी थी। निर्माण पूर्ण कराया किसने? इल्तुतमिश ने निर्माण पूर्ण कराया। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ यह था कि जो चौथी मंजिल इसकी थी वो जब बहुत ज्यादा जर्जर हो गई थी, तो इसने क्या किया? चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल दोनों बनवाई। और मतलब ये कह सकते कभी प्रश्न आता कि 5वीं मंजिल किसने बनाई? तो फिरोज तुगलक ने बनवाई थी, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां लेते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इब्न बतूता मोरक्को, ऑप्शन बी मार्को पोलो इटली, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक ईरानी, ऑप्शन बी अलबरूनी पुर्तगाल। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखो अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता की तो इब्न बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल सही बात है। और ये किसके टाइम में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये हो सकता है आपसे पूछ ले, मोहम्मद बिन तुगलक। बीपीएससी ने पूछ रखा है इसको, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, मार्को पोलो जो है ये वेनिस इटली का निवासी था, और ये किसके टाइम में आया हुआ था? तो ये आया था पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था। कब आया था? मारवर्मन कुलशेखर के समय आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो था ये ईरानी था, और ये कब आया था? तो देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। कब आया था भैया? देवराय द्वितीय के टाइम में आया था। बात करते हैं अलबरूनी की, तो अलबरूनी जो है पुर्तगाली नहीं था। पुर्तगाली कौन था? एक बड़ा फेमस नाम है नूनीज का। किसका? नूनीज जो है ये यहाँ पुर्तगाल का था। ठीक है, और एक जो है ये जो नूनीज है यह अश्व मतलब घोड़े का व्यापारी था। अलबरूनी जो है ये खीवा का था। कहाँ का था? खीवा का था। और ये महमूद गजनवी के साथ आया था। कहाँ पे आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन बी आपका कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध 1575, ऑप्शन डी तराइन के युद्ध 1192। देखिए हम इसकी बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून पूरी डेट याद कर लीजिए, 23 जून 1757 को हुआ था। और किसके बीच था? तो ये था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच था। ठीक है दोस्त, सिराजुद्दौला के बीच में था, इन दोनों के बीच में हुआ था। इसमें गद्दार जो सिराजुद्दौला की तरफ से गद्दारी किए थे, एक था मीर जाफर। कौन था? एक मीर जाफर था, एक का नाम यार लतीफ था। इन लोग गद्दारी किए थे, इसीलिए सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, और एक था राय दुर्लभ।
ठीक है, एक राय दुर्लभ था, तो इनकी वजह से ये हार गया था। तो प्लासी को तो बिल्कुल राइट है, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है दोस्त। कलिंग युद्ध की बात करते 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसमें हुआ क्या था, कलिंग पर अशोक का आक्रमण, कलिंग पर अशोक का, कलिंग पर अशोक का आक्रमण हुआ था। और इसका जो वर्णन है ये 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख जो है उसमें मिलता है। और इसी के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तराइन युद्ध की बात करते हैं तो 1191 में हुआ था, 1191, 1192 दोनों में हुआ था। 1191 में जो है ये दरअसल तराइन के युद्ध जो है ये गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। किसके बीच, गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, पृथ्वीराज के बीच हुआ था। 1191 में जो पृथ्वीराज विजयी हुए और 1192 में इस इतिहास से इसने सीख ली गोरी ने, और गोरी विजयी हुआ। तो तराइन के युद्ध जाहिर सी बात क्लियर है। लेकिन हल्दी घाटी का जो 1575 लिखा है बिल्कुल गलत है। ये कब हुआ था भैया, ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1576 में। किसके बीच, अकबर, अकबर और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप क्या हुए थे, विजयी हुए थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अकबर को विजयी मानते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्या भैया, निम्न में कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विशिष्ट द्वैतवाद माधवाचार्य, ऑप्शन सी द्वैताद्वैत निम्बाचार्य, ऑप्शन डी है शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम अद्वैतवाद की बात करते हैं तो अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य ने दिया। किसने दिया भैया, शंकराचार्य ने दिया, मतलब ये तो गलत हो गया। विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिया था, तो ये तो दिया था रामानुजाचार्य ने। किसने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था, ठीक है। यहाँ पे द्वैतवाद की बात कर लेते हैं। द्वैतवाद निम्बाचार्य नहीं दिया था, ये तो बात बिल्कुल सही है। शुद्ध अद्वैतवाद किसने दिया था, तो ये दिया था वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद, तो इसमें देखिए अगर शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते हैं तो ये वल्लभाचार्य दिए थे, बिल्कुल बात सही है। निम्बाचार्य दिए थे, बिल्कुल बात सही। तो इसमें आप दो ऑप्शन सही करेंगे, सी और डी दोनों, ठीक है दोस्त। सी और डी, आपका सी भी सही है और डी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला लेते हैं 11 नंबर। क्या भैया, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर को कहा जाता है, औरंगजेब कहा जाता है, शाहजहां कहा जाता है, या जहांगीर कहा जाता है। देखो भैया, जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग, जहांगीर के चित्र जो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग। शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है दोस्त। और इसमें बचता है औरंगजेब, औरंगजेब को क्या है, जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 12 नंबर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। चलिए ब्रह्म समाज के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पहले हेडिंग ले, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है इसका पहले नाम जो था वो था पहले नाम ब्रह्म सभा। क्या नाम था, ब्रह्म सभा। आगे चल के ब्रह्म समाज बनती है। अगर इसके संस्थापक की बात पूछें, संस्थापक की, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है दोस्त। और यह स्थापना हुई कब थी, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी मेरे भाई 20 अगस्त 1828 को, ठीक है। जो राजा राम मोहन राय है इनको जो है आप कई नाम जान सकते हैं, जैसे भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, आधुनिक पुरुष, बहुत सारे नाम इनके हैं। तो आप कोई भी नाम जो है इनका ले सकते हैं। इसमें जो राजा राम मोहन राय की जो राजा की उपाधि थी ये किसने दी थी पूछा जाता है। तो ये जो उपाधि है मेरे दोस्त ये दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने यह उपाधि इनको दी थी, ठीक है। अब हुआ यह कि जब इन्होंने स्थापना की 1828 में ब्रह्म समाज की, तो उसके बाद जो है जुड़ते हैं दो व्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये जुड़ते हैं 1843 में। और अगले व्यक्ति जुड़ते हैं एक और, केशव चंद्र सेन।
ये कब जुड़ते हैं भैया, ये 1857 को जुड़ते हैं। इन दोनों में हो जाता है वैचारिक विभेद, तो एक बचता है आपका आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक हो जाता है नवीन, ये स्थापना करते हैं नवीन ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज की। यही जो नवीन ब्रह्म समाज है, यही यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। और इसकी जो स्थापना होती है 57 में जुड़ रहे हैं, और इसकी नवीन ब्रह्म समाज की जो स्थापना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं भैया, ये कर रहे हैं 1866 में। तो अगर आपसे कोई पूछे आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज जो है, उसके संस्थापक के तौर पे देवेंद्रनाथ टैगोर देखा जाता है, जो कि पुराना राजा राम मोहन राय के टाइम का था। और केशव चंद्र सेन जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ये नवीन विचार अपने उसमें रखते हैं, इसलिए इसको नवीन ब्रह्म समाज की भी संज्ञा दे दी गई। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे भैया, तो अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के ये हैं, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयास से ही जो उस वक्त जो है ठगी सती प्रथा होती थी, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1764, 23 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन डी 21 सितंबर 1764। देखिए सर 23 जून 1764 जो यहाँ लिखा है, अगर हम इसको 57 कर दें, इसको काट दें, तो ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और जब प्लासी का युद्ध होगा तो किसके बीच होगा, कलायू और सिराजुद्दौला के बीच होगा। ठीक है, कलायू और सिराजुद्दौला के बीच होगा। यहाँ पे क्या पूछा, बक्सर का युद्ध पूछा है, तो ये 23 अक्टूबर हुआ, बिल्कुल गलत बात है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है, कैसे, हेक्टर मुनरो और त्रिगुट के बीच, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच में होता है। हेक्टर मुनरो विजयी होता है, और इसी के बाद फिर आता है कौन, कलायू आता है, और कलायू से क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है, और ये संधि कब होती है, ये होती है आपकी, एक होती है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को होती है जो कलायू और शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, और एक होती है 16 अगस्त को, और इस 16 अगस्त को जो है होती है आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। यहीं पर जो है इसने कहा था कलायू ने कि ये ऐसा फल है जो चाहे जब हमारे मुंह में टपक सकता है। ठीक है, ये किसके लिए, अवध के लिए कहा था। आगे चल करके 1856 में जो है इसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं और अवध को हड़प भी लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और ये माना जाता है कि बक्सर के युद्ध से ही जो है अस्थायी प्रभाव अंग्रेजों का शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन, बताओ भैया। अगर हम पूर्ण स्वराज की मांग की बात करते हैं तो हजरत मोहानी ने जो 1921 में कर दी थी, उससे पहले 1906 में जो है दादाभाई नौरोजी ने कर दी थी। ठीक है, तो स्वशासन पूर्ण स्वराज इसकी मांग होती रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये आपको पता है कि ये नमक आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा, कि हम भाई कुछ नहीं करेंगे, हटा देंगे उसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ठीक है, असहयोग आंदोलन, हम कोई सहयोग नहीं देंगे, 1920 में चला गया था 1 जुलाई 1920 को, और इसी दिन जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जो है गोलोकवासी हो गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। हुआ ये था, कहानी ये थी इसकी कि 20 जुलाई 1905 को करजन घोषणा करते हैं कि साहब हम बंगाल विभाजन करेंगे। इसके विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, लेकिन इस आंदोलन को बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, और 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन क्या होता है, विभाजन लागू, क्या हुआ, विभाजन लागू हो गया। और इस विभाजन को हालांकि कड़े विरोध के बाद जो है, जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, किसका, दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ तो इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्त, और दिल्ली को राजधानी बना दिया गया 1912 के लिए। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं स्वराज दल की, तो स्वराज दल की जो स्थापना है या स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 में हुई थी, और उस वक्त जो है चित्तरंजन दास जो थे
ये दो व्यक्ति की मिलकर किए थे, एक तो चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया था, और मोतीलाल नेहरू जो है इनसे मिल करके यह स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, या दिल्ली के दंगों के समय? तो भैया दिल्ली के दंगों के समय तो बिल्कुल नहीं किया था, है ना, 1857 में हो गया था वो। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जब गांधी जी आए थे, इसमें इन्होंने जो है इसके बदले में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था तो इन्होंने अपनी जो उपाधि थी उसको वापस कर दी थी। ठीक है, कलकत्ता के दंगों के समय तो गांधी जी यहाँ थे ही नहीं, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन कम्युनल अवार्ड जो है ये आता है कब, 1932 में आता है। ठीक है, और इसके विरोध में 1932 में आता है, इसके विरोध में जो है 20 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी आमरण करते हैं, आमरण अनशन बैठ जाते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर जी के बीच में, और गांधी जी अपना आमरण अनशन जो है वो 26 सितंबर को तोड़ देते हैं। 26 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आमरण अनशन जो है गांधी जी पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया। तो वैसे तो अगर देखा जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, क्या भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भगत सिंह ने, वी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, वी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को उत्थान के लिए संगठन बनाया था। यहाँ भगत सिंह की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, नई दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दरअसल हुआ यह था 1939 में, ये त्रिपुरी जो अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता के लिए निर्विरोध चुने गए थे, ये चुने गए थे, और इन्होंने हराया था कि इसको पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। और जब ये चुने जा रहे थे उस वक्त त्रिपुरी अधिवेशन में, तो इन्होंने, इनका जो कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई, तो ये क्या किए, अप्रैल में इस्तीफा देते हैं, और 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और पूछा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस टाइप का संगठन था, तो यह राजनैतिक संगठन था। क्या था, कैसा संगठन, राजनैतिक संगठन था। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ठीक है, चलिए सर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो ये आज़ादी के समय नहीं थे, ये 1930 में थे, 1929 में थे। आगे चल गए जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तब भी जो है आपातकाल में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के उस वक्त अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है वो तत्कालीन गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग, ऑप्शन बी एंटोनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग, ऑप्शन बी थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग, और उपयुक्त सभी। बताओ इसमें राइट आंसर क्या? देखिए एंड्रूज फ्रेजर की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, पुलिस आयोग की स्थापना इन्होंने की थी। एंटोनी मैकडोनाल्ड की बात करते हैं, अकाल आयोग की स्थापना बिल्कुल इन्होंने की थी, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग की स्थापना बिल्कुल इन्होंने की थी। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी हिंदू स्वराज, ऑप्शन सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या होगा। अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम बिल्कुल बात सही है। महात्मा गांधी हिंदू स्वराज की बात की थी, बिल्कुल बात सही है, हिंदू स्वराज। ठीक है, और हिंद स्वराज, सॉरी माफ करिएगा, हिंदू स्वराज। ठीक है, हिंदू स्वराज लिख दिया है। और एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है, न्यू इंडिया भी एक आई थी, कौन सी, न्यू इंडिया।
इन दोनों को जो है रचना यही की थी, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कम समय में अधिकतम प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।